नाज़रीन सामईन इकराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ मैं हूँ अज़रा अलीम। महफिल निसा की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी आला पैमाने पर यौम उर्दू का एहतमाम किया गया और तालीमी, सकाफती और अदबी प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। और कर्नाटक उर्दू अकेडमी के ताउन से एक शाम मुहिब्बान उर्दू के नाम प्रोग्राम का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुहिब्बान उर्दू और बिलखुसूस रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला के उर्दू असातिज़ा इकराम को जमा किया गया ताकि उर्दू के तालीमी, लिसानी और अदबी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाए और रियासत के मुख्तलिफ स्कूलों में उर्दू ज़रिया तालीम के मसाइल से वाक़फियत हासिल की जाए। नेज़ असातिज़ा इकराम की निसाबी और तालीमी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के अलावा रियासत में उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए मस्बत और कारामद इक़दामात का लाहे अमल मुरतब किया जाए। प्रोग्राम में बिलखुसूस अपने अपने इलाकों में तालीमी और निसाबी सतह पर जिन असातिज़ा इकराम ने कारहाय नुमाया अंजाम दिए, उन्हें शालपोशी और लौहे सपास से नवाजा गया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों से आए तलबा और तालिबात ने भी अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया और नुमाइश में पेश की गई इख्तरात पर हाजरीन से दादो तहसीन वसूल की। प्रोग्राम के आखिर में महफिल निसा की मुंतज़मीन ने शिरकत करने वाले असातिज़ा कराम, हाजरीन और सहाफ़ियों के साथ साथ कर्नाटक उर्दू अकेडमी के भरपूर ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। एक शाम मुहिब्बान उर्दू के नाम। इस शाम को हमने इसलिए डिजाइन किया था कि मुख्तलिफ अजला से हमारी असातिज़ा बिरादरी जो आज जश्न यौम उर्दू में सुबह हम लोगों के साथ रही, उनकी अपनी कारकर्दगियों के बारे में, उन लोगों के मंसूबे जो उर्दू के फरोग के लिए, उर्दू की फलाह बहबूद के लिए जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर कारबंद रहकर उन्होंने उर्दू के लिए, उर्दू के काज के लिए बहुत काम भी किया है। उन तमाम से उनकी अपनी कारकर्दगियों के बारे में हम तबादला ख्याल करेंगे और अगले पूरे साल के लिए एक मंसूबाबंद तरीके से हम उर्दू के फरोग के लिए काम करने का जो तहैया हमने किया हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस शाम का इनेकाद किया गया था। जैसे आप सब जानते हैं, मैं इस वक्त बेंगलोर के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के सदर जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। इसके बाद हम चाहेंगे कि बीदर, गुलबर्ग और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी जितने असातिज़ा जो कुछ अपने काम के ताल्लुक से, अपने इक़दामात के ताल्लुक से जो उर्दू काज को आगे बढ़ाने के लिए जो रूबा अमल लाना चाहते हैं, उन तमाम को हम सुने और उस पर तबादला ख्याल भी हो और आगे चलकर उस पर सब कारबंद रहकर काम करने का एक मंसूबा भी बनाएं। आज की जो दिन भर की जो सरगर्मियां रही, जिस उर्दू मोहब्बत के तहत कर्नाटक के दूर दराज के इलाकों से हमारे असातिज़ा कराम पहुंचे और आज दिन भर का जो मामूल रहा, उन तमाम चीजों को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकूंगा कि जहां तक मेरी ये नजर जा रही थी
بس اختصار کے ساتھ میں کام لوں گا. تو جہاں تک میری یہ نظر جا رہی تھی اردو ہی اردو نظر آ رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کہنا آپ جیسے باشعور سامعین میں سمجھتا ہوں کہ بات کو سمجھ جائیں گے الحمدللہ. تو کرناٹک اسٹیٹ لنگوسٹک مائنورٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن یہ ایک ادارہ یا ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک کوشش تھی جس نے ایک تحریک کا روپ لیا, اور انشاءاللہ ہم تمام کو امید ہے کہ ایک مکمل انقلاب بن کر جو ہے پورے ریاست کرناٹک پر ہی نہیں پورے ہندوستان پر برپا ہونے والی ہے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ میں بڑے ہی عزت احترام کے ساتھ محترمہ شائستہ یوسف صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کو, بزم نساء کی پوری ٹیم کو, اور جتنے بھی جو ہے آج کے منتظمین حضرات تھے ان تمام کو ریاست بھر کے تمام اردو اساتذہ کی جانب سے, اردو برادری کی جانب سے, اردو طلباء اور طالبات کی جانب سے اور اردو کے چاہنے والوں کی جانب سے ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ میں آپ کو مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا. یقیناً آج کا دن جو ہے کافی خوشگوار رہا, اور اس قسم کے یوم اردو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہر, ہر گلی, ہر نکڑ پر منائے جانے چاہیے. یہ جو ہے شہر بنگلور تک محدود نہ رہے بلکہ یہ جو آواز یا یہاں سے جو خوشبو نکلی ہے یا ہر گھر تک, ہر دہلیز تک جو ہے اس کا پہنچنا بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ جہاں تک سوال ہے کرناٹکا, ہماری جو ریاست کرناٹکا اقلیتی اساتذہ کی فلاحی تنظیم کا, تو میڈم میں آپ تمام کے گوش گزار ایک بات کر دوں کہ یوں تو آپ نے کئی ساری تنظیمیں دیکھی ہوں گی, سنی ہوں گی, اور آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جب اتنی ساری تنظیمیں ہیں تو کیا ایک اور تنظیم کی ضرورت تھی. مگر میں صرف ایک ہی بات میں اپنی بات کو رکھنا چاہوں گا کہ اس تنظیم کو اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے کام سے پہچانا جاتا ہے. اس تنظیم کو اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے کام سے یاد کیا جاتا ہے. اور آج پوری ریاست کرناٹکا میں اگر جو ہے اکیڈمکس اور ایڈمنسٹریشن دونوں چیزوں پر اگر کسی تنظیم نے مسلسل 3 سالوں تک ڈٹ کر کام کیا ہے تو وہ ہے کرناٹک اسٹیٹ لنگوسٹک مائنورٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن. چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے مسائل رہے ہوں, چاہے وہ اکیڈمکس کے مسائل رہے ہوں. دیکھیے اردو کی ترقی و ترویج کی باتیں تو ہم تمام لوگ بڑی بڑی کر جاتے ہیں, مگر اردو کی ترقی کہاں سے ممکن ہے شرعیہ طور پر, یا اگر ہم دیکھیں پریکٹیکلی طور پر ہم لوگوں کو کیا کیا جانا چاہیے, ان باتوں کے اوپر جو ہے تبصرہ ہونا یا جو ہے اپنی آراء کا جو ہے ایک دوسرے تک پہنچایا جانا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی ترقی کسی ایک شعبے سے یا کسی سماج کی کسی ایک اکائی سے ممکن نہیں ہے. تو ہم تمام کو, سماج کی تمام اکائیوں کو, تمام دانشور حضرات سے لے کر ایس ڈی ایم سیز, اساتذہ کرام, پیرنٹس, این جی اوز, ہم تمام کو مل کر, سماج کی تمام اکائیوں کو مل کر انشاءاللہ اگر ہم لوگ کام کریں گے تو وہ دن دور نہیں جب اردو پھر سے سرخرو نظر آئے گی اور اردو کو جو ہے پھر سے اسی نام کے ساتھ یاد کیا جائے گا جس کی حقدار آج کے زبان کو ہونا چاہیے تھا. ہم تمام کو کام میں مل جل کر کام کرنا ہوگا. تو تمام سرکاری مدارس میں اردو پری پرائمری اسکولز کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ 3 یا 4 سال میں بچے کانوینٹ نکل جاتے ہیں, پھر 6 سال کے بچے کو ہم تلاش کریں تو کہاں سے ملنے والا ہے. یہ اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری تنظیم نے پچھلے 3 سالوں سے جو ہے داخلہ جاتی مہم شروع کی تھی, ایڈمیشن ڈرائیو. تو ایڈمیشن ڈرائیوز میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے این جی اوز ہمارے اگر شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے, اگر آپ کی سرپرستی رہے گی تو انشاءاللہ ہم والدین کو جو ہے کنونس کرنے میں ہمارے لیے زیادہ آسانیاں ہوگی. تو اگر ہم ان اسکولز پر تھوڑی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے جو خواب ہم نے دیکھے تھے انشاءاللہ اس کی تعبیر بھی یقینی ہوگی. میں آپ تمام سے یہی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے ریسورس پر بھی کام کیا اور ایڈمنسٹریشن پر بھی کام کیا. ریسورس پر ہمارے ذکی بھائی بات کریں گے 2 منٹ میرے بعد میں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ ایس ایل سی پاسنگ پیکیج کا آج اجرا کیا گیا, اسے بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اردو میڈیم طلباء و طالبات کا جو رزلٹ کم ہمیں نظر آتا ہے, کم سے کم جو ہے ہمارے طلباء و طالبات اس پاسنگ پیکیج کو استعمال کرنے کے بعد کامیاب ہو. اور الحمدللہ جو ہے پچھلے سال اور اس سال ہم نے جو ہے اس پاسنگ پیکیج کو بنا کر پوری ریاست کرناٹکا کے طلباء و طالبات کے سامنے رکھا. اس کے علاوہ جو ہے سیریز گوگل میٹ اگر کسی تنظیم نے بچوں کے لیے چلایا ہو لیے تو ایس ایل سی بچوں کے لیے صرف اور صرف کرناٹک اسٹیٹ لنگوسٹک مائنورٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن نے چلایا. اور اس کے علاوہ جو ہے حکومت سے مطالبے رہے ہوں, چاہے کچھ بھی رہا ہو, میرے تمام جو ہے آج بیدر, گلبرگہ, رائچور, بیلگام, چکوڑی, اس کے علاوہ جو ہے
اور کہاں سے تھے کپڑ، تو دور دور کے مسافتیں طے کر کے لوگ آئے تھے، تو صرف ان کی اردو محبتیں تھیں جو ان کو یہاں تک کھینچ لائی تھی. تو ہم آپ سے یہی ایک امید رکھتے ہیں. محفل نساء جتنی بھی تنظیمیں ہیں میں ان تمام سے ملتمس ہوں، پورے ریاست کرناٹکا کے اساتذہ کی جانب سے میں آپ سے وعدہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے، اکثر اساتذہ کرام پر جو ہے الزامات لگتے ہیں کہ اردو اسکولز کی زبوں حالی کی ذمہ داری ہم ہی پر عائد کی جاتی ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں، مگر ایک بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی اگر اردو اسکول زندہ ہیں تو صرف اور صرف ہم اردو اساتذہ کرام کی وجہ سے ہی زندہ ہیں. تو اس کے لیے جو ہے یہاں سے کہاں پر چیزیں خراب ہوئی ہیں یہ نہ دیکھتے ہوئے کہاں سے چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، اس بات پر اگر بحث کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا اور زبان کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور ہمارا جو بیسک ایجنڈا جو رہا ہے اس تنظیم کا وہ ہے 3 بنیادی نکات پر ہم نے اس تنظیم کو قائم کیا تھا: اٹریکشن، ایڈمیشن اینڈ کوالٹی آف ایجوکیشن. ہمارے جو ہے محترم IAS صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور ان کی پوری 5 لوگوں کی ٹیم نے جو ہے 2-3 مرتبہ ہم سے ریویو بھی لیا تھا الحمدللہ. تو ان 3 بنیاد پر ہم نے تنظیم کو رکھا تھا: اٹریکشن، ایڈمیشن اینڈ کوالٹی آف ایجوکیشن. سب سے پہلے ہمیں والدین کو اردو اسکولز کی طرف راغب کرنا ہوگا، اٹریکٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے ہمیں ایڈمیشنز بنانی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے کوالٹی آف ایجوکیشن اگر آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو اسکولز کا تمام مسائل کا ایک واحد حل ہوگا انشاءاللہ. اور یہاں پر میرے تمام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور بنگلور سے ہماری سنجیدہ میم ہیں، میری بہن فائزہ ہیں، اور جو ہے دور دور کی مسافتیں طے کر کے دھارواڑ، گلبرگہ سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان تمام کا تنظیم کی جانب سے اور محفل نساء کی جانب سے جو ہے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ایک بار آپ ہی کی تالیوں سے آپ ہی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ آئے اور انشاءاللہ آج کے دن کو یادگار دن بنا دیا آپ لوگوں نے. میں چاہوں گا کہ ریسورس کے متعلق میں نے بات نہیں کی کہ کس قسم کا ریسورس ہم لوگ دے رہے ہیں. تو ہمارے ریسورس کنوینر ذکی بھائی ہیں، میں ملتمس ہوں صرف 2 منٹ کے لیے ان سے کہ وہ آئے اور اپنے ریسورس کے بارے میں جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ذکی بھائی، کون سے ماحول سے آتے ہیں، کن حالات سے نکل کر آتے ہیں اور کس قسم کے گھریلو معاملات وہاں ہوتے ہیں جہاں سے اردو کے بچے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے مل جل کر ایڈمیشن ڈرائیو جو ہم نے سوچا ہے، داخلہ کی مہم، اس کے لیے جو ہے ہم لوگ گھر گھر جائیں، پیرنٹس کو کنونس کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ازالہ ہونا بہت ضروری ہے. لوگوں میں ایک خام خیالی پیدا ہو گئی ہے کہ اردو میڈیم میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچے کو جو ہے کسی قسم کی کوئی سرکاری نوکری نہیں مل سکتی. اس خام خیالی سے ہمیں نکالنا ہوگا. اور ایک بات یہاں پہ غلط یہ تصور کی جا رہی ہے کہ اردو اسکولز میں صرف اردو پڑھایا جاتا ہے، جبکہ اردو اسکولز میں جو ہے سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، ریاضی بھی پڑھائی جاتی ہے، ماحولیات بھی پڑھایا جاتا ہے اور دوسرے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں الحمدللہ. تو اس بات کو بھی ہم کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہوگا. اور اسی ضمن میں ہم لوگوں نے کام کیا، ہم نے جو ہے لوگوں سے روابط قائم کیے. اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے ایک اور کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے اردو اسکولز کے اساتذہ کرام کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جائے. ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کا جو کام ہماری تنظیم نے کیا اس سے پہلے شاید کسی اور نے کیا ہوگا. ہم نے جو ہے گوگل میٹس کا انعقاد کیا، ہم نے جو ہے اپنی ویب سائٹ کا آغاز کرنے کا ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے جو اساتذہ کا وقت بچانے کے لیے اور ان کی محنت کو کم کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ان کے لیے لیسن نوٹس اور الگ الگ جو بھی سہولیات ان کو کلاس روم میں ضروری ہیں وہ تمام کی تمام میسر کرانے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریسورس ٹیم نے ایک اور کام کیا کہ سمجھیے کہ ایک اسکول میں صرف 1 یا 2 اساتذہ کرام ہیں اور 4-5 کلاسیں ہیں اور کلاسز جو ہے ہینڈل کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہاں تک کوشش کی کہ ہم نے باقاعدہ ان کے نوٹس کے جو ہے ان کے لیسنس بنائے، ویڈیوز، اور ہم نے پہنچائے اسے اساتذہ تک. اور ہم نے اساتذہ سے اپیل کی کہ صرف جو ہے آپ لوگ اگر ایک اسمارٹ ٹی وی کا انتظام کر دیتے ہیں تو آپ جو ہے گھر بیٹھے جو اپنے بچوں کو جو ہے پورا کا پورا پڑھا سکتے ہیں. اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک معلم ہے جو انگریزی پڑھانا نہیں جانتا، تو اگر وہ چاہے تو صرف جو ہے اگر اسے ریاضی میں مہارت حاصل ہے تو ریاضی کا مضمون پڑھائے. اگر انگریزی اسے نہیں آتا تو ہمارا ریسورس پرسن جو ہے ریکارڈ کر کے ویڈیو پر ہم لوگوں نے ڈالا ہے. اگر صرف پلے کر دیتا ہے تو کافی ہے، بچے بھی سیکھ جائیں گے، معلم بھی سیکھ جائے گا. تو اس قسم کا ریسورس بلڈنگ کا کام بھی جو ہے ہماری تنظیم نے کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کو مزید اور آگے لیا جائے. ہم لوگ اگر آپ کو کلاسز دیتے ہیں اسمارٹ کلاسز جی تو وہاں پہ آپ اس کا انعقاد کریں گے؟
बिल्कुल मैम, इंशाल्लाह जरूर। हम लोग क्या करते हैं मैडम कि चंद एक जो है एरिया वाइज स्कूल्स को सेलेक्ट करते हैं पहले। तमाम स्कूल्स में जाने से बेहतर है कि पायलट प्रोजेक्ट किया जाए पहले। तो इंशाल्लाह अगर आपका ये इरादा है तो हम आपसे वादा करते हैं कि चंद एक स्कूल्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसमें जो है बिलो एवरेज और बेहतरीन इस किस्म से जो है जमरे में लाते हुए 3 स्कूल्स के जमरे में लाते हुए जो है उनकी दर्जाबंदी करते हुए चंद एक स्कूल्स को हम लोग जो है गोद लेते हुए इंशाल्लाह वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट करेंगे मैम। जी देखिए, आप रिटायर्ड असातिज़ा को आप जानते होंगे जी जो 2 साल पहले या उसके पहले भी हैं, तो उन तमाम की निशानदेही कीजिएगा। वो लोग जो वहाँ पर अगर कहीं करीब में कोई स्कूल है, आपके पास जगह है, तो उन रिटायर्ड असातिज़ा को उर्दू पढ़ाने के लिए वहाँ भेजना होगा। क्या इस तरह का काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हम लोग ऐसे रिटायर्ड असातिज़ा कराम हमारे पास भरपूर मौजूद है। हाँ, इंशाल्लाह, और जोश और जज्बे से भरे पड़े हुए हैं। हाँ, तो उनको ये कहना है कि वॉकेबल डिस्टेंस में वो कहाँ जा सकते हैं। जी। हम क्लासेस का बंदोबस्त करेंगे, आपको जो भी सहूलत चाहिए वो हम मुहैया कराएंगे। ठीक है। लेकिन आप असातिज़ा को ढूंढिए और हमें लिस्ट भेजिए कि कितने। देखिए, इस साल हम लोगों को अहद लेना है। इस साल हमने चाहा है कि अब आइंदा साल तक हम क्या करेंगे और कितनी तरक्की करेंगे, उर्दू में कितने लोगों को पढ़ाएंगे, कितनी क्लासेस चलाएंगे और क्या क्या आप लोग अपने सरकारी स्कूलों में भी तब्दीली लाएंगे या प्राइवेट में क्या लाएंगे, ये हम चाहते हैं आप लोगों से यही वादा चाहते हैं हम। जी मैडम, बेशक मैडम, इंशाल्लाह कि हम क्या कमाल करके दिखाएं। तो ये सब कहने की बातें हैं, फिलवक्त तो ये बातें हैं, मगर इन पर जब अमल आवरी होगी तो इंशाल्लाह नतीजा आप तमाम देखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि तमाम जगह पर नहीं, सेलेक्ट करते हैं चंद एक स्कूल्स को, चंद एक एरियाज को टारगेट करते हैं और आप जहाँ कहेंगी वहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एक रिटायर्ड असातिज़ा की एक लिस्ट हम आपको पहुँचाते हैं, तालुका वाइज या तो एरिया वाइज। तो वहाँ पे जहाँ पे आप सेंटर बना सकते हैं इंशाल्लाह हम असातिज़ा देंगे। और इसके अलावा हम चाहते हैं मैडम कि असर हाजिर में हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जहाँ जहाँ भी एडमिशन ड्राइव्स हैं या जो हम लोग जो है अगर आप दाखिला जात के लिए पेरेंट्स से जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो आप लोग जो है हमारे साथ रहें चंद एक जगहों पर, ताकि जिससे क्या है पूरे समाज में जो है एक अलग किस्म का मैसेज जाएगा। नौजवानों को जोड़िए ताकि हमारे साथ हमारी आने वाली नस्ल कुछ सीख सके। बिल्कुल। तो वहाँ के कितने नौजवान आप हमको दे रहे हैं, कितने असातिज़ा दे रहे हैं, कितने लोग का हम चाहे तो जरूर आएंगे और आप लोगों के साथ काम करेंगे। लेकिन पहले पूरा मुकम्मल प्लान तो सही हो और ये बताइए कि हम यहाँ ये काम करने वाले हैं, इस तरह से करना चाहते हैं। देखते हैं, असातिज़ा से शुरू करेंगे और स्मार्ट क्लासेस से शुरू करेंगे। इस मरतबा हम स्मार्ट क्लासेस कम से कम पूरे कर्नाटका में 50 क्लासेस खोलना चाह रहे हैं। टीचर का भी इंतजाम हो चुका है, बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ाते हैं, बिगनर्स को भी पढ़ाते हैं, बल्कि आगे उसके आगे क्या कोर्स करना है उसकी भी गाइडेंस देंगे। लेकिन आप लोग आगे बढ़िए और जिसको आज के दिन को खाली मत जाने दीजिएगा। जरूर हम लोगों से राब्ता रखिए, जैसे कि गूगल मीट तो आप कर ही रहे हैं। देखिएगा, गूगल मीट तो 8 दिन में एक बार भी हो सकती है, पर 8 दिन में एक बार सिर्फ हमारी तारीफ करने के लिए, आपकी तारीफ करने के लिए नहीं होनी चाहिए। हम ये सोचेंगे कि आज हम कितना आगे बढ़े, तो ये हमें जरूरी है कि ये हो हमारे साथ में। ये मतलब ये न महफिल निसा है, न आपकी तंजीम है, अब इन तमाम एसोसिएशन को जोड़ना है। अब तमाम लोग एक हो जाएंगे और बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और कहाँ तक हम आगे जाएंगे, कैसे करना है। आप जहाँ कहिए, अगर मुख्तलिफ अजला के लोगों को बुला रहे हैं, बुलाइए, हम तमाम आएंगे आपके पास। पर हम लोग बनाएंगे एक मीटिंग तलब करके और आपके सामने एक खाका हम लोग पेश करेंगे कि किस जिले में किस किस्म का कौन सा काम हो सकता है स्मार्ट क्लासेस के ताल्लुक से। और इसके साथ साथ जो है एक और रिक्वेस्ट ये है कि प्री प्राइमरी स्कूल्स का आगाज हम जहाँ जहाँ भी कर सकते हैं, हम SDMC के ताउन से या जो माशरे के ताउन से या अलग अलग जराए से कर सकते हैं। अगर कहीं हमें जो है आपके ताउन की भी जरूरत रही तो ये प्री प्राइमरी स्कूल्स का आगाज का होना मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत अशद जरूरी है। प्री प्राइमरी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स रोक रहे हैं, आप शायद उसका स्ट्राइक देखे होंगे। बहुत ही जो है उम्दा पैमाने पे उसकी रोकथाम की गई। ये क्या मकसद है? हम किस तरह से गवर्नमेंट स्कूल में प्री प्राइमरी का एडमिशन लें?
कैसे आप हमारी मदद कर सकते हैं? आंगनवाड़ी टीचर्स की जो स्ट्राइक हो रही है वो मसला अलग चीज है। अभी पिछले 1 महीना पहले लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डायरेक्टर जो हमारे सीपीए ऑफिस कमिश्नर ऑफिस में जो है डायरेक्टर हैं, उन्होंने राब्ता किया था। अभी जो हमारा हालिया बजट पेश होने वाला है तो वहाँ पे जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, ग्रांट सैंक्शन होने वाले हैं। तो उन्होंने मशवरा मुझसे किया था कि इसमें क्या कर सकते हैं हम, बताओ कि उर्दू और अदर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल के लिए क्या प्रोजेक्ट मैं जाके पेश कर सकता हूँ। तो यही मैंने उनसे कहा था कि प्री प्राइमरी स्टार्ट करने के लिए आप प्रस्ताव रखिए सिद्धरामैया सर के पास। तो उन्होंने एक सवाल किया कि आपके तो स्कूल्स सारे बाइलिंगुअल हो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हो रहे हैं, वहां पे उर्दू आंगनवाड़ी अगर आप स्टार्ट करेंगी तो उर्दू आंगनवाड़ी से बच्चे इंग्लिश मीडियम में कैसे दाखिला लेंगे? ये एक मसला जेन्युइन था। अगर हम प्री प्राइमरी स्टार्ट करने जाते हैं तो अब आइंदा दिनों में हर स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम हो रही है वहां पे। तो अगर हम उर्दू आंगनवाड़ी स्टार्ट करेंगे या नर्सरी स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो इंग्लिश मीडियम में कैसे एडमिशन लेंगे? तो इसलिए मैंने ये कहा कि जहां जहां उर्दू एचपीएस है, जो ऑलरेडी अब एचपीएस है, वहां पे आप फीडिंग स्कूल के तौर पर उर्दू नर्सरी स्टार्ट करने का प्रस्ताव, बिकॉज बिग बजट है तो वो रखिए। उसके बाद जो है बाइलिंगुअल में नर्सरी की जरूरत नहीं है, बाइलिंगुअल में वैसे भी एडमिशन हो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम बोलते ही आके एडमिशन हो रहे हैं। तो उर्दू जहां जहां एचपीएस है वहां पे आप नर्सरी का प्रस्ताव रखिए। तो मैं महफिल निसा से ये मुल्तमिस हूं कि मैडम इस मामले में जो है हम हुकूमत पर सिर्फ मेमोरेंडम वगैरह देकर जोर दे सकते हैं, लेकिन इससे अगर हमारा माशरा जुड़ जाए और माशरे, वो यही बोल रहे थे कि ये आप मुतालिबा कर रहे हो टीचर्स बिकॉज अपनी नौकरियां बचाने के लिए, माशरे में कहाँ है उर्दू की तलब? तो अगर मैं चाहती हूँ कि माशरा अगर ये तलबगार हो उनसे कि हमें उर्दू नर्सरीज चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला इस बजट में ही वो नर्सरीज का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं अगर माशरा उनसे जुड़ जाए। तो वो क्या समझ रहे हैं कि हम असातिज़ा बोल रहे हैं बिकॉज हमारी नौकरियां बचाने के लिए, ताकि उर्दू बची रहे तो हम भी बचे रहेंगे। अगर माशरा ही उनसे तलबगार रहे कि हाँ हमें उर्दू नर्सरीज चाहिए तो ये 100% सक्सेसफुल हो सकता है। तो मैं इंशाल्लाह एक ऐसा वफद तैयार किया जाए जो वजीर आला और वजीर तालीम से मुलाकात करे, जिसमें जो है तमाम एनजीओज के सरबरा, तंजीम के सरबरा, स्कॉलर्स और जो माहिरीन तालीम है, अगर हम तमाम जाकर अगर अप्रोच करेंगे चाहते हैं कि हमको उर्दू पढ़ाई जाए तो क्या करे, सरकार भी क्या करेगी? तो उस पर मोटिवेट करना, वहां तक लाना, जहां तक हो सकता है कि हम पहले अपने बच्चों को तैयार करें कि हमारे पास कितने बच्चे हैं, हम ले आके नंबर देंगे कि देखिए इतने महल्ले में इतने बच्चे हैं, एक जगह 100 है, एक जगह 50 है। यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा तक सवाल है, जुग्राफियाई तौर पर अगर देखा जाए तो शुमाली कर्नाटक की हालत मैं समझता हूँ माशाल्लाह आज भी बहुत बेहतर है। हमारे पास एक एक स्कूल में 400, 500, 1000, 1200 तक बच्चे हैं। नहीं, तो मैं आ रहा हूँ उसी बात पर। और साथ ही साथ जो है शुमाली कर्नाटक के असातिज़ा के मसाइल या वहाँ के स्कूल के मसाइल कुछ अलग हैं। अगर आप कोस्टल बेल्ट में जाएंगी तो वहाँ के मसाइल कुछ अलग हैं। दरमियानी कर्नाटक के जो मसाइल हैं उर्दू असातिज़ा के, उर्दू स्कूल्स के, वो कुछ अलग हैं। साउथ कर्नाटका में जो है कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ इन चंद सालों में जो है थोड़ी तादाद यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है। मगर जहाँ पर ज्यादा तादाद है फिलवक्त, जहाँ अब हमारे पास ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, अगर दावनगेरे से ऊपर आप जानते इस बात को, अगर चली जाएंगी गुलबर्गा, बीदर, बेलगाम, तो वहाँ पे माशाल्लाह 500, 600, 1000 तक भी बच्चे हैं स्कूल में, 10-15 असातिज़ा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर चंद एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंद एक स्कूल्स का इंतखाब करके जो है प्री प्राइमरी स्कूल्स वहाँ पे आगाज कर देते हैं तो ठीक है। फिर इनके जो मसाइल है जहाँ पे तादाद बतदरीज गिरती जा रही है, इसके मसाइल अलग है। अब इसमें अगर और गहराई से अगर आप मुताला करेंगी तो सिटी के अवाम के मसाइल अलग है, इनकी सोच अलग है, शहरी लोगों की सोच अलग है, देही लोगों की सोच अलग है। शहरी लोग जो है यहाँ पर ये ब्रेड एंड बटर का ज्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकल बातें करना मैं मुनासिब समझता हूँ। यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर की बातें ज्यादा होती है, जबकि करियों में आज हमारे यहाँ आज भी यही माहौल है कि दादा भी उर्दू में पढ़ा था, बेटा भी उर्दू में पढ़ा है, पोता भी उर्दू ही में पढ़ेगा। तो ये अलग अलग रुझानात हैं, अलग अलग ख्यालात हैं। तो मैं यही बात कह रहा था
کہ समाज की तमाम इकाइयों को इकट्ठे होकर मंजर आम पर आना पड़ेगा और अवाम उन्नास में ये शऊर पैदा करना पड़ेगा कि उर्दू जरिए तालीम जो है आपके लिए ब्रेड और बटर का भी काम कर सकती है, आपकी तहजीब को भी फरोग दे सकती है, आपको जो है अपनी पहचान भी दे सकती है। ये जो आप बोल रहे हैं ये साइड में का हवाला हम दे सकते हैं, सरकार से हम सिर्फ नॉर्थ साइड का हवाला देकर बात नहीं कर सकते। सरकार सारे कर्नाटक को एक नजर से देखती है, तो इसलिए ये प्रस्ताव रख सकते हैं कि एचपीएस जहाँ पे है, उर्दू मीडियम जो अभी भी बच्चे हैं, एचपीएस जहाँ पे है, तय कर लेते हैं 300 से ज्यादा बच्चे जहाँ पर हैं। हम तादाद, मैंने यही सारी जो बातें आपने कही थी वही हमने कही। मैंने जब सर से, डायरेक्टर सर से बात कही तो तय हम नहीं कर सकते, तय करके उन्हें करो बोल को लागू नहीं कर सकते। महफिल निसा और ऐसी जो दूसरी अंजुमनें जो मुआशिरा कहलाती हैं वो कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि हमारे एचपीएस के लिए, उर्दू एचपीएस, ना तादाद ना कोई नॉर्थ या साउथ, कोई जो है तफरीक ना सिटी ना देही तफरीक ना करें। एचपीएस जहाँ पे है उर्दू के, हमें वहाँ फीडिंग नर्सरी स्कूल्स चाहिए। जी सर। मामला 3 महीने का नहीं है, अभी बजट तैयार हो रहा है, बजट के हवाले से डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, इसलिए इस जो भी अपील जैसा कि आपने कहा कि बहुत मुनासिब ख्याल है कि हम एक वक्त की सूरत में वज़रा से मिलें, वज़ीर तालीम से, वज़ीर आला से और दूसरे और महकमे के जो अथॉरिटीज़ हैं, सेक्रेटरीज वगैरह से मिलें और उनके सामने ये रखें। और ये बात भी मुनासिब है जैसा फायजा ने कहा कि सिर्फ असातिज़ा की तरफ से आवाज़ उठाई जाए तो वो समझेंगे कि ये अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। और खूब गवर्नमेंट भी जो इस बात पर जोर दे रही है सर। जी, से माशरे को जोड़ने वाली बात है। बुनियादी बात यह है कि पहले माशरे में असातिज़ा एतमाद अपना पैदा करे। इस बात का सबसे पहले जायजा लें कि उर्दू असातिज़ा के बच्चे किन मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अगर उर्दू असातिज़ा के बच्चे गैर उर्दू स्कूलों में पढ़ रहे हों, उर्दू जबान से कैसा माशरा जुड़ेगा? वो ये सोचेंगे खुद उर्दू असातिज़ा जिनकी रोटी रोजी का इन्हिसार उर्दू जबान पर है, उनके बच्चे अंग्रेजी और मुकामी जबान की स्कूलों में पढ़ रहे हों। टीचर का जो पड़ोसी है वो क्या बेवकूफ है कि वो उर्दू मीडियम में बच्चे को अपना दाखिला करे? पहले इस बात का जायजा लें कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके बच्चे किन मीडियम्स में पढ़ रहे हैं। प्री प्राइमरी स्कूल की तरफ गवर्नमेंट भी मुतवज्जा है। इस साल कई स्कूल जो है अप्रूवल भी दिए हैं, उसमें हमारे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में 3 अच्छी स्ट्रेंथ वाले स्कूल्स को अप्रूवल मिला है, एलकेजी यूकेजी का। तो अभी अगर वफद भी जाकर यहाँ भी धारवाड़ में, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है थोड़े कन्नड़ा स्कूल्स और उर्दू स्कूल्स को अप्रूवल मिला है। चूंकि अभी गवर्नमेंट में मुतवज्जा, अगर ये वफद जाएगा अलग अलग तंजीमों से तो इंशाल्लाह काम बनने के चांसेस ज्यादा है। और तुमने कहा कि नर्मदा से उस तरफ की उर्दू अलग है, मसाइल अलग हैं, इस तरफ के मसाइल अलग हैं। वहां पे दावनगेरे से उधर क्या है, प्राइमरी स्कूल के बाद में हाई स्कूल में उर्दू के हैं और गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं। मैं भी एक स्कूल चलाता हूं, प्राइवेट स्कूल, उर्दू के प्राइवेट स्कूल सिर्फ नॉर्थ कर्नाटका में है, जहां पे गवर्नमेंट ने एडेड स्कूल दी भी है। मेरी भी अपनी एक स्कूल है जहां पे तकरीबन 200 बच्चे पढ़ते हैं, उर्दू मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं और कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट स्कूल पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अभी एक हाल ही में एक सेमिनार में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मुझे पता चला, एंड इट इज शॉकिंग, मैं बताता हूं आपको। इस सिलसिले में कल एक मीटिंग हुई थी और एक फॉलो अप मीटिंग, उसमें भी मैं शामिल था। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं यहां पे कि बेंगलुरु नॉर्थ में लोअर प्राइमरी स्कूल 43 और हायर प्राइमरी स्कूल 24, टोटल 67 स्कूल्स हैं। और बेंगलुरु साउथ में, सिर्फ बेंगलुरु की बात कर रहा हूं, 103 प्राइमरी उर्दू स्कूल्स हैं। और शॉकिंग इज आउट ऑफ अंडर चिकबल्लापुर को मिला के 203 स्कूल्स हैं टोटल उर्दू स्कूल्स। सिर्फ बिग फिगर स्कूल्स हैं, मगर आपको ताज्जुब होगा कि टोटल बच्चों की तादाद 2300 है, 2270 के लगभग, मतलब 2300 समझ के जाओ।
तो उसमें एक स्कूल में 1400 है, 1300 है वीके उबैदुल्लाह में, एक स्कूल में 1000, मतलब बाकी के जो भी तकरीबन 105 स्कूल में आप डिवाइड कीजिए कितने बच्चे होंगे। जैसे मैं जानता हूं एक दो स्कूलों को मैं जानता हूं जहां पे 3 बच्चे हैं और 2 अस्पताल है, और वो भी ढंग से नहीं चलते हैं। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट, मेरा अपना तजुर्बा है। नागौरपालिया की एक स्कूल है, मस्जिद वालों ने एक कमरा दिया हुआ है उनको, टोटल 17 बच्चे हैं, एक टीचर है वहां पे बाकायदा, एक क्लीनर है और एक वो खाना सप्लाई करने के लिए एक असिस्टेंट है। मतलब तकरीबन गवर्नमेंट अपनी तरफ से वहां पे 3.5 लाख रुपए महीना खर्च कर रही है 17 बच्चों के लिए। शायद माइग्रेंट्स के बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल के, बिहार के बच्चे हैं, बेचारे कसम पर यूनिफॉर्म आता है, खाना आता है, इसलिए बच्चे भी आते हैं शायद। तो मेरे कलीग्स हैं, जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब हैं, इकबाल साहब हैं, सब मैं कल एक खास इंसान से मिल रहा था। वी आर प्लानिंग इट आउट दैट बेंगलुरु में 103 स्कूल जो हैं उसमें हर स्कूल में एवरेज 10 से ज्यादा बच्चे नहीं। वी आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इट। इकबाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इकबाल बुलंद हो, उनका काफी मेहनत कर रहे हैं उर्दू के लिए, उर्दू स्कूल्स के लिए 3 स्कूल इन्होंने अडॉप्ट किया है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम गुफ्तार के गाजी ज्यादा बन गए हैं, किरदार के गाजी नहीं, कर्मयोगी नहीं। हम कर्मयोगी नहीं, हर कोई लहू लगा के शहीदों में शामिल हो रहा है। हम कर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। हमें करते जो वो करते तो हम करते, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है अल्टीमेटली मेरे ख्याल से। इनको व्हाट वी रिक्वायर इन कर्नाटक, आप नॉर्थ कर्नाटक की बात छोड़ दो, वो अपना इलाज खुद कर लेंगे, वहां पे उर्दू पनपेगी, रहेगी। बेंगलुरु की बात करो, बेंगलुरु शुड सर्व एज एन एग्जाम्पल। बेंगलुरु में महफिल निसा है, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, मगर काम बेंगलुरु एज एन एग्जाम्पल, इफ यू कैन सेट इट विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर द एंटायर कर्नाटका। अनफॉर्चुनेटली बेंगलुरु में माशाअल्लाह बातें बहुत हो रही है, काम कुछ भी नहीं। जो चंद अहले नफस तेरे चार, बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, वो चंद अहले नफस तेरे चाहने वाले। बहुत मैक्सिमम 10 स्कूल अडॉप्टेड है बस बेंगलुरु में, आउट ऑफ 203 स्कूल 10। और कितना खर्चा होता है, मैं बैठ के कल अभी बना रहा हूं, मैं आपसे शेयर करूंगा। हमारे वो अल्टीमेटली हिंदुस्तानी उर्दू मंच का खास काम यही होगा कि हम बेंगलुरु के हर स्कूल को अडॉप्ट करेंगे और खर्चा ज्यादा नहीं आएगा मैक्सिमम, क्योंकि गवर्नमेंट का बना बनाया है यार, तबक में पेश कर रहे वो तुम्हारी स्कूल बिल्डिंग है, तुम्हें खाना आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है, तुम्हें बुक्स आ रहे हैं, और क्या चाहिए हमको? सिर्फ एक इंसान चाहिए जो उसको सुपरवाइज कर सके और अपनी जॉब से 15,000 रुपए दे सके, ताकि वहां कन्नड़ा पढ़ाई जा सके और अंग्रेजी। अगर हम अच्छी स्कूल बना के पेश करेंगे, ये एक अच्छी स्कूल पेश करेंगे, एक अच्छी स्कूल, हम क्या कर सकते हैं? मेरे बच्चे, मैं उर्दू हूं, उर्दू के लिए फख्र महसूस करता हूं। साहब है, IAS ऑफिसर है, हमारे बच्चे नहीं पढ़े उर्दू में। बदकिस्मती है, खुशकिस्मती है, जो भी पढ़े उर्दू में पढ़ते तो शायद यही हो रहते, पता नहीं, क्योंकि हमने दिया नहीं है वो। एक अच्छा मॉडल पेश करो, क्यों नहीं आएंगे? अभी इकबाल साहब बैठे हुए हैं और मेरी क्या कहते हैं उसको, ताज़ीम उनके लिए है। मैं उनका बड़ा वो हूं कि वहां पे तमिल वाले और कन्नड़ा के बच्चे आके पढ़ रहे हैं उर्दू स्कूल्स में, बिकॉज ये सेट एन एग्जाम्पल। मैं जरा उर्दू के बारे में जब भी बात करता हूं तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है और जोश भी आता है, और मैं चाहता हूं कि पलट गए जमाने को, ऐसा कुछ हो जाता है मुझे, क्योंकि हम लोग मुर्दा हैं, करते कुछ नहीं, बातें बहुत करते हैं। एक स्कूल 15,000 रुपए में एक अच्छी स्कूल चल सकती है अगर हम अडॉप्ट करें। जरूरत सुपरविजन की है, पैसे की भी कोई बात नहीं। पैसे 100 स्कूल के लिए 10,000 के
कितना होता है यार, ये इस साल में कितना होता है? 10,000 के हिसाब से 100 स्कूल को 10 लाख रुपए होता है। इज इट द मनी? 10 लाख रुपए कोई पैसा है क्या? कितना होता है 100 स्कूल को 10,000 के हिसाब से? 10,000 लाख 10 लाख, 2 सिफर लगा दो, 10 लाख होता है। 10 लाख हमारे लिए पैसा है क्या? वो ब्लडी पीरियड्स है यार, मगर करने की जरूरत है। ब्लडी वी हैव टू डू इट। बातें बड़ी हो चुकी हैं। बेंगलुरु शुड बी प्रेजेंटेड एज ए मॉडल ऑफ उर्दू स्कूल। एक स्कूल को अच्छा मॉडल बना के पेश करो, फिर देखो रेवोल्यूशन आ जाएगा। चूंकि उर्दू, हम सिर्फ उनकी तरफ जाएंगे, उसी चीज की तरफ जाएंगे जो हमें अटैक करती है। मिकनातीस की तरफ जाता है लोहा, लोहा मिकनातीस की तरफ जाता है लोहा। तो जरूरत क्या है? जरूरत थोड़ी सी कुर्बानी की है, थोड़ी सी कुर्बानी। हम सब मिलकर थोड़ी सी कुर्बानी करेंगे, खास करके बेंगलुरु वाले। बाहर वालों को ब्लेम, तुम नॉर्थ कर्नाटक की फिक्र करना छोड़ दो, वो दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। उनके आज बेंगलुरु में तुमको स्टैटिस्टिक देता हूं, 33% ऑफ मुस्लिम कॉन्स्टेबलरी इज फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका बिकॉज दे नो कन्नड़ा। नॉट इवन 1% इज फ्रॉम बेंगलुरु कॉन्स्टेबलरी में बिकॉज दे डू नॉट नो कन्नड़ा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। 34 बच्चे हैं बीके उबैदुल्ला में लास्ट ईयर एसएसएलसी को, 34 लड़के में 28 लड़के कन्नड़ा में फेल होते हैं। हाउ कैन आवर उर्दू स्कूल्स फ्लरिश? दे विल नेवर फ्लरिश। आप कुछ भी कर लो, वो फ्लोरिश नहीं होंगे बिकॉज यार नहीं दे रहे उनको, रोजी रोटी जरूरी है। मादरी जबानी माँ है वो, उसके ये प्रॉब्लम, लैंग्वेज का प्रॉब्लम सब कौमों को है। तुम समझते हो कन्नड़ा वालों को नहीं, वो भी इसी तरह हो रहे हैं कि इंग्लिश, एक जमाना आएगा इंग्लिश सारी जुबानों को खा जाएगी बकासुर की तरह। जिस तरह बकासुर आग खाता था, उस तरह इंग्लिश जुबान सारी जुबानों को खा जाएगी अल्टीमेटली। एक पुरजोश पे उर्दू की बातें सुन रहे थे। सीनियर होने के नाते उन्होंने अपनी तमाम तर दर्दमंदी को अपनी बातों में उड़ेल दिया था। बहुत कुछ आपने जो है चीजें जो हक़ाइक़ पर मबनी थी उन्हें बताया, और उस पर हमें अपनी कारगुजारियों से अपने लिए राहें हमवार भी कर सकते हैं। ये बात तो यकीनी है कि जंगी पैमाने पर उर्दू वालों को काम करना चाहिए। हाज़िर महफिल, मैं समझती रही थी कि मैं महफिल इंसा से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मेरा शुमार मेज़बानों में है, लेकिन मैडम ने मुझे भी मेहमानों में शुमार कर दिया। इस इखलास के लिए जो कुछ इखलास का तोहफा पेश किया गया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह बेंगलुरु की अपनी एक टीम है, फिर इसकी एक शाख जब वहाँ आई, वहाँ मैं भी तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ भी एक टीम है, और सच पूछे तो उस टीम में असातिज़ा ही शामिल हैं। 2011-12 से हम बराबर इस टीम के क़याम के बाद से हम वहाँ भी यहाँ जो साल भर का भेजा जाता है उस पर अमल करते हैं। उससे हटकर भी जो हमारे वहाँ प्रोग्राम होते हैं उसमें सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अदबी इजलास सभी कुछ रखा जाता है। सबसे अहम चीजें जो हमने अब तक पेश की, हमारे तमाम सेमिनार मौज़ूआती होते हैं। जैसे हमने पहले किया था कि आज हमारा जो कुछ मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इस मीडिया में हमारी वाकई क्या जरूरत होनी है और आप कुछ मसाइल से जुड़े हुए हैं। फिर हमने एक मौजू और भी दिया था, मीडिया के मसाइल आज जो हैं पहले क्या ये नहीं थे। हम जानते हैं आज जो मीडिया के मसाइल हैं ये आज़ादी के वक्त भी थे, उस वक्त भी मीडिया ने काम किया था। यकीनन जब प्रिंट मीडिया था मगर बहुत मौसम मीडिया था, हमने इस पर भी रखा था, और शायद उस मौजू को बहुत दिलचस्प अंदाज में जिन लोगों ने पेश किया था वो एक तासुर रखने वाला था। उससे ज्यादा हम चाहते हैं उर्दू के लोग सबसे जुड़े हुए रहे। हम लिसानी मुशायरा नहीं रखते, हम अदबी इजलास रखते हैं जिसमें एक जबान का कड़ा का एक अफसाना पेश किया गया तो उसका उर्दू में तर्जुमा भी पेश किया जाता है। अगर मराठी का अफसाना हो तो हम उसका उर्दू में तर्जुमा भी पेश करते हैं। ये तो हमारा अदबी काम है।
ہم اپنے وہاں کے فنکاروں کو تہنیت بھی پیش کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو کام ہوتا ہے یہاں سے جو دیا جاتا ہے کلام ویژن کا، ہم اس کو بھی وہاں پیش کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سب کالج کے لیکچرز ہیں یا پھر اساتذہ ہیں. لیکچرز کو تعطیلات ہوں تو اساتذہ کو نہیں ملتے، اور اساتذہ کو جب مل جاتے ہیں ہائی اسکول کے تو لیکچرز کے پاس وقت نہیں ہوتا. لیکن سب سے بڑا میرا اور ایک مسئلہ یہ ہے، ہماری صدر اور نائب صدر سب سے زیادہ ہندوستان سے باہر ہی رہتے ہیں، امریکہ میں. لیکن سب سے بڑی خوش نصیبی محفل نثار شاہ گلبرگہ کی یہ ہے کہ دونوں اتنے فعال ہیں کہ ہمیشہ وہ ہندوستان میں ہو یا نہ ہو، گلبرگہ میں ہو یا نہ ہو، جب وہاں رات ہوتی ہے ہمارے پاس دن ہوتا ہے، وہاں تہجد پڑھ کر ہر ہفتہ برابر فون کرتے ہیں کہ اس ہفتے ہمیں کیا کرنا ہے. یہ میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، اور شاید اس لیے بھی کہ وہ میرے اساتذہ ہیں. تو ہمارے آن لائن میٹنگ زیادہ ہوتے ہیں، آن لائن ادبی اجلاس زیادہ ہوتے ہیں. ہماری سب سے زیادہ چاہے وہ اب تو یہ ہو گیا ہے کووڈ کے بعد سے ہم تہنیتی اجلاس بھی آن لائن کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھجوا دیتے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم تعزیتی اجلاس بھی آن لائن ہی کرتے ہیں. ہمارے اب ادبی اجلاس بھی ہمارے آن لائن ہی ہوا کرتے ہیں، جس میں اکثر ہم سرپرستی کے لیے ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ کو ہی ہم وہاں اپنے آن لائن اجلاس میں پیش کرتے ہیں. لیکن جو چیز ہم محفل نساء وہاں کرنا چاہتی ہیں وہ ہے یہاں کی طرح وہاں بھی پھلواری قائم ہے. یہاں کی طرح وہاں کے اساتذہ، جیسے ابھی ملا صاحب نے بہت اچھی بات کی، بولتے بہت زیادہ ہیں. وہاں میٹنگوں میں بلائے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، اور جب پوچھئے ان سے کہ وہ میٹنگ میں 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں نہیں میڈم مجھے جانا ہے کہ میرے بچے کی پیرنٹس میٹنگ ہے، نہ جاؤں تو وہاں نوٹ میں کچھ لکھا جاتا ہے. تو آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ یا تو ان کا بچہ کینبریج میں پڑھتا ہے، انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتا ہے، یا پھر چندرکانت پاٹل اسکول میں پڑھتا ہے. ایک چیز کیرلا میں ہی ہوئی تھی اس دور، اس منسٹر کا نام شاید مجھے اب اس وقت یاد نہیں، انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جتنے گورنمنٹ سرونٹ ہیں ان کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں. انہوں نے زبان کی تخفیف نہیں کی تھی. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے اساتذہ، ہم خود، ہمارے والدین خود گورنمنٹ اسکول میں پڑھے نہیں؟ پڑھے. آج ان کی کڑا اچھی ہے، آج ان کی اردو اچھی ہے. میں بتاؤں 1949 میں میرے والد صرف 5th اسٹینڈرڈ میں تھے کہ حیدرآباد میں ایکشن ہو گیا اور انہیں گلبرگہ لوٹ آنا پڑا اپنی حفاظت کے لیے. صرف 5th اسٹینڈرڈ تک انہوں نے پڑھا تھا. ان کی کڑا اچھی تھی، انگلش اچھی تھی، ان کی میتھس اچھی تھی، زبان کا بہت اچھا ان کا ذوق تھا. جب بھی گلبرگہ میں کوئی مشاعرہ ہوتا تو ہم اتنے چھوٹے سے تھے، برابر ہمیں لے جایا کرتے تھے. کیوں تھی؟ وہ سارے سرکاری اسکول تھے، وہ معیار تھا. تو کیا وہ جب اساتذہ نہیں سو پیغمبر تھے؟ وہ اساتذہ ہی تھے. ہم سب کو دوش دینے کے بجائے پہلے اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے. معاشرہ سدھرا، معاشرہ سدھر جائے، معاشرہ سدھر جائے، یہ معاشرہ نہیں سدھرتا. معاشرہ فرد سے بنتا ہے، اس لیے پہلے فرد کو سدھرنا پڑتا ہے. مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں اردو میں کیا کرتی ہوں. میں سوچتی اردو میں ہوں، بولتی ہوں انگریزی میں ہوں. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں گلبرگہ میں یہ نہ ہو. آج سے 6-7 سال پہلے گلبرگہ میں ایک مہم چلی تھی. کچھ سوشل ورکر نے مل کر اردو سرکاری مدارس میں داخلے کے لیے بہت کوشش کی تھی اور بڑے کامیاب بھی رہے تھے. وہ اسکول جہاں صرف 10 یا 5 ایڈمیشن ہوا کرتے تھے، وہ ایڈمیشن وہاں پر 60 تک پہنچ گئے تھے. 60 تک بھی پہنچنا بہت بڑی بات ہے. یہ کوشش وہاں کامیاب رہی. پھر ان کوشش کرنے والوں میں سے کچھ گزر گئے، کچھ تنہا ہو گئے، اور کچھ کے لیے جو انگریزی میڈیم کے محلے کے مدارس ہیں ان پر زیر بوجھ یا پھر ان پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ بھی تنظیم خاموش رہی. اب شاخ محفل نساء اس ہفتہ یا اس ماہ ان سے بات کرنے کے لیے کئی بار کوشش تو کریے، دعا کیجیے کہ کوشش ہو وہ. اب پھر جب جون میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہو تو یہ کام پھر سے ہم وہاں شروع کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ اردو زندہ ضرور رہے گی، کہ آج فارسی زندہ نہیں ہے. آپ یا میں ابھی نیز تس تک تو جانتے ہیں، ایسے ہی لوگ جانیں گے. پاکستان کے رائٹر سے ملیے، وہاں کے رائٹر سے ملیے، وہ بھی یہی بولیں گے کہ وہاں بھی اردو اب خالی نظر آتی ہے.
जवाहर लाल नेहरू जब पाकिस्तान गए थे, उन्होंने देखा था कि पूरे लोग सूट और बूट में हैं, शेरवानी में हैं, सब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, और उन्होंने उर्दू में तकरीर करके आई थी। उन्होंने पूछा था, आपने अपनी जबान, अपने मजहब के लिए आपने अपना मुल्क बना लिया था, तो फिर जबान आपकी कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछा था। हम ये नहीं कहते कि जबान पाकिस्तान की है, हम ये कहते हैं जबान हमारे अपनी जमीन में पैदा होने वाली जबान है। ये जबान तहजीबों के मिलाप के लिए पैदा हुई थी। ये जबान सिर्फ सीखने के लिए नहीं पैदा हुई थी, एक दूसरे से राबिते के लिए पैदा हुई थी। और जब तक इंसान एक दूसरे से राबिता रखना जानता है, उर्दू जबान जिंदा रहेगी, और जरूर रहेगी। अब तो जिंदा रहने के आसार ज्यादा हैं, खुसूसन सोशल मीडिया के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से। रेख्ता हमें मालूम ही नहीं था, काफी अरसे के बाद आया। अब हमारे पास 9 का बच्चा भी कहता है ये शेर देखना हो तो रेख्ता पर जाएगी। तो जबान तो जिंदा रहेगी, उर्दू तहजीब जिंदा रहेगी। उर्दू जिसकी रोजी रोटी है, वो ये समझ रहा है कि सिर्फ रोजी रोटी के लिए उर्दू के मदारिस जिंदा रहे। अगर आपकी नीयत ये है तो आपके रिटायरमेंट तक के लिए आपकी ये स्कूल बाकी रहेंगे। आप चाहते हैं कि आप रोजी रोटी के लिए आपके स्कूल बाकी रहें, तो आप खुद कफन पहले तैयार कर रहे हैं। खबर तो कोई भी खोल देगा, आप जमजम से भी धुला के लाएं, वो कफन आप तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अपनी नियतों को बदलिए, अपने रवैये को बदलिए। और हमारी महफिल निसा की कोशिश यही है, हम नहीं चाहते हम बड़े इजलास करें, उस इजलास में सिर्फ बुजुर्ग बैठे हुए रहें और नौजवान बच्चे ना रहें। तो हमारी कोशिश यही होती है, हाई स्कूल के बच्चे अपनी छोटी छोटी कहानियां निकल आएं और हम उनका अदबी इजलास रखें। तो इस हफ्ता, इस माह में जब हमने ये बात की, तो चंद स्कूल के हेडमास्टर ने कहा हमारे बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं नेशनल स्कूल में जॉब करती थी, तो हमने एक अखबार वहाँ नेशनल के मैनेजमेंट में निकाला था, तो मैंने उसका नाम ही तर्जुमान रखा था, नेशनल गजट मैंने नहीं रखा था। और मैंने मैनेजमेंट से ये भी कहा था, अगर हम स्कूल के लिए निकाल रहे हैं तो सिर्फ अपने ही स्कूल के बच्चों को हम जगह नहीं देंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि गुलबर्गा के जितने भी उर्दू मीडियम के मदारिस हों, उन बच्चों की तहरीरें हम पर आएं और हम वो बराबर उसको शाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कूल के बच्चे जरूर लाते थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था हर बच्चा अखवाल ज़रीन ही ला रहा 4th स्टैंडर्ड का। तो थोड़ी देर मैं सोचती थी कि ये अखवाल ज़रीन सिर्फ अपनी फोटो और नाम के लिए तो नहीं ला रहा है, लेकिन फिर हमने ये सोचा ये भी करना चाहिए ताकि कल उनको मालूम हो कि ये चीज वाकई उनके लिए एक अच्छी चीज है। जब बड़ा होगा तो उससे भी शर्म आएगी कि अभी सुमन में अखवाल ज़रीन क्या भेजाऊं। तो ये बुनियादी काम करने के लिए हमारी सोच में बुनियाद होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूर हमको काम ये करना है, कॉन्फ्रेंसों से उर्दू जिंदा नहीं रहती। मैं अगर अफसाने लिखते रहूं तो भी मेरे बच्चे पढ़ने वाले अब नहीं हैं, ये मेरे बच्चों का मसला नहीं है। हमारे उर्दू के बड़े बड़े राइटर्स गुलबर्गा में हैं, उनकी अलमारियां भरी भी हैं। कभी कभी मुझसे कहते हैं कि कौसर इन अलमारियों का क्या होगा, तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी ये वक्त बाकी है कि मेरे बच्चे उर्दू पढ़ते तो हैं और यकीनन इसका ज़ौक़ रखते हैं। तो पता नहीं आने वाली नस्ल क्या होगी, लेकिन बच्चों से इतनी तवक्को है कि वो जरूर इसको बाकी रखेंगे। तो एक घर का एक फर्द ये तय कर ले तो यकीनन जरूर होगा। हम देखते हैं लोथर साहब की लाइब्रेरी काफी मशहूर थी, लेकिन वो लाइब्रेरी अब क्या हो गई मुझे नहीं मालूम। काफी बड़ी थी सर हैदराबाद में उनकी लाइब्रेरी, और 2 कुत्ता ही बाहर बैठा हुआ होता था। अब पता नहीं वो कुत्ता भी वहाँ है या नहीं, और लाइब्रेरी कहाँ चली गई। काफी अच्छी ज़ख़ीम किताबें थी और उर्दू की किताबें थी। तो इस लिहाज से हम चाहिए, एक दौर ऐसा भी था जब हम तालीमी मैदान में थे, गुलबर्गा की बड़ी लाइब्रेरी है कॉरपोरेशन की, तो हमारे असातिज़ा ने हमको सिखाया था, जो ट्रेनिंग दी थी। तो बशीर आपा ने कहा बेटे हमारे गांव में उस लाइब्रेरी को बहुत सारे लोग दिया जाया करते थे, अब कोई नहीं है, चलिए आप लोगों को मेंबर बनना है। तो हमारे असातिज़ा ने हमें ले जाकर कॉरपोरेशन लाइब्रेरी का मेंबर बनाया। जब हम अंदर गए तो ऐसा लगा कि हम बरसों से बंद अलमारी खोल रहे हैं। हम तमाम तालिबात ने कॉरपोरेशन की लाइब्रेरी की किताबें साफ की, अलमारी साफ की, फिर जाते रहे। हमारा ग्रेजुएशन होने तक वो लाइब्रेरी बाकी रही। जब वो लाइब्रेरी छोटी थी, बड़ी बनना था, वो लाइब्रेरी तो बड़ी बन गई, मगर उर्दू के तमाम अलमारियां अब कबाड़ी खाने में हैं। क्यों? मेरे असातिज़ा ने मेरे साथ ये किया, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं ले जा सकी। काम किसका था? मेरा था। बहैसियत मौलिक
میرا تھا. وہ کام تو میں نہ کر سکوں, اب میں سوچتی ہوں تب ہمیں کرنا چاہیے. تو محفل نساء وہ کام جو یہاں کی محفل نساء بہت بڑے پراؤنڈ پر کرتی ہے. ہماری چادر بہت چھوٹی سی ہے. یہاں سے جتنے پروگرام ہم کو ملتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو پورا کریں. کلام ویژن ہو, یوم اردو کے مقابلے ہوں, یا پھر جو بھی دیا جاتا ہے ہو. لیکن اس سے ہٹ کر ہم موضوعاتی جو کانفرنس کرتے ہیں, جو ہم وہاں پر سیمینار رکھتے ہیں, وہ ہمارے پورے بنیادی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم ٹیچرز میں ایک احساس پیدا کر سکیں. میں کسی میں جوش نہیں پیدا کرنا چاہتی, کیونکہ جوش آج کل جیسے کہا تھا جذبہ ہونا چاہیے, جوش سے کام نہیں ہوتا. تو میں جوش اور جذبہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن میں چاہتی ہوں میں صرف احساس پیدا کروں گلبرگہ شاخ محفل نساء کے ذریعے. اور یہ کوشش جاری ہے, انشاءاللہ ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے, میرے ساتھ وہاں جو کھڑے ہوئے ہیں یا پھر جن کے ساتھ میں کھڑے ہوئی ہوں, میں تو سیکریٹری ہوں, ڈاکٹر شمیم سریا, سبیہ سلطانہ, یہ 2 ایسے ہیں وہاں پر جن کی سرپرستی میں وہاں کا کام بہت عمدگی سے ہو رہا ہے. اور ہر رکن وہاں کا, آپ کی طرح یہاں کوئی کھانے کا انتظام کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے, کسی چیز کے لیے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کو بتاؤں میں, ہمارے لیکچرز, ہمارے ٹیچرز کہتے ہیں, جو سارے ممبر ہیں 20 کے 20 پورے ٹیچرز اور لیکچرز ہیں, وہ کہتے ہیں کوثر اگر ہم 90,000 1,20,000 تنخواہ کما رہے ہیں تو کیا ہم سالانہ 1-2 ہزار نہیں دے سکتے؟ کسی پروگرام کے لیے ہم 1-1 ہزار نہیں دے سکتے, تو 20,000 آسان سی بات ہے. تو ہمارے یہاں ہم اتنے ہی چھوٹے سے بجٹ پر یہ کام ضرور کرتے ہیں. اور سب سے بڑا کام اب ہمارا یہی ہے کہ اردو مدارس میں داخلوں کا کام ہو. جیسا کہ ابھی یہاں ایک درخواست, ایک مشورہ پیش کیا گیا, جیسے عزیز اللہ سر نے بھی قبول کیا. میری بھی خواہش ہے کہ ایسا ایک وقت ضرور جائے. اگر گلبرگہ کے لیے کہا جائے تو وہاں ایک فیڈریشن ہے, جو اسکول کا تمام اسکول کا ایک فیڈریشن ہے جہاں وہاں اچھے کام کے لیے آگے بڑھتا ہے. تو شاید اس وقت کو میں آپ کے ساتھ لانے کی پوری کوشش کروں گی. اور بنیادی طور پر ہم وہاں پر جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے, آپ میں ہم جوش اور جذبہ پیدا نہ کر سکیں صحیح, یہ احساس تو پیدا کریں. ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین نے, جو ہمارے آباء اجداد نے جس تہذیب, جس کلچر, جس زبان کو ہندوستانی تہذیب کی نشاندہی کی تھی, اسے دفن ہونے سے بچا لیں. ورنہ فارسی کی طرح آپ یاد رکھیں, اردو زندہ رہے. آپ کے گھروں سے تو اردو جائے گی, لیکن یوٹیوب پہ, ریختہ پہ, گوگل پہ, سب جگہ اردو زندہ ہے. کسی ملک میں نہ صحیح, آپ کے گھروں میں زندہ رہے تو سمجھیں گے آپ کہ آپ ابھی شاہی شان و عنوان کے ساتھ زندہ رہیں گے. ہماری یہ کوشش ضرور باقی رہے گی. اور محفل نساء بنگلور کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے ہر چیز میں شاخ کو شامل رکھتے ہیں, جس کے لیے ان کے اس اخلاق کے لیے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور محفل نساء بنگلور کے ان تمام کاموں کے لیے سلام کرتے ہیں. اور ان سے یہ کہتے ہیں, آپ کے گھر کے بڑے جو اردو پڑھتے تھے, کیا انہوں نے غلط کیا؟ نہیں کیا. اب سرکاری اسکول میں کیوں نہیں شریک کرتے آپ؟ ان کے جو دلائل تھے بہت خوبصورت تھے سر. اگر میں دلائل پیش کروں, یہ دلائل میں نے اس وقت قمر صاحب بہت زندہ تھے, انہوں نے ایک کانفرنس رکھی تھی, یہی دلائل کو میں نے پیش کیا تھا. تو اساتذہ میرے گھر پر آئے تھے کہ ہم آپ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. آج وہ چیزیں اگر جو پیرنٹس نے کہے تو میں آپ یہاں کہوں تو بہت غلط ہوگا. ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں سر. پیرنٹس دلائل پیش کرتے کہ ہم دوسرے اسکول کیوں ڈالتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, بالکل. میں آپ کو بتا دوں, اس اسکول میں 4 ٹیچر ہیں جو باری باری آتے ہیں. آج 2 آئیں گے, کل 2 آئیں گے, تو پھر کیوں بھی جائیں پیرنٹس. آپ پہلے اپنا رویہ بدل لیجیے. وہ تو وہ جو جہاں پر ایمانداری سے کام کیا جا رہا ہے میں نہیں کیا جا رہا, نہیں بول رہی, لیکن وہاں پر ایڈمیشن نہیں ڈالتے تو اس کی کیا وجہ, ان کو کیسے کنوینس کرائیں گے؟ ہم اسی اندر سے کنوینس کرائیں سر. الحمدللہ ہے, لیکن اب مشکل یہ ہو گئی ہے, جیسے کہ مومن پورہ میں گورنمنٹ اسکول تھا اور تقریباً کافی عرصے سے تھا, آزادی سے پہلے سے تھا. وہ اسکول نظام کے دور میں وہاں قائم ہوا تھا. سید بارے والوں سے بلڈنگ لے گئی تھی, میں نے بھی وہاں تعلیم حاصل کی. اور تقریباً وہ 90 کے بعد 2000 سے پہلے اس بلڈنگ کو اس خاندان والوں نے چاہا کہ وہ خالی کر دیں, وہ خالی کر دی گئی. اس کے بعد جو اسکول کی بلڈنگ نہیں بنی ہے اس مومن پورے سے کافی دور ہے.
अब मोमिनपुरे के बच्चे तो वहाँ नहीं जाएंगे, जाहिर बात है वहाँ प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, लेकिन खुशकिस्मती ये है वहाँ आलमीन के कई स्कूल मौजूद हैं, उर्दू में ही पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और वो जो गवर्नमेंट स्कूल बना है काफी दूर है, यहाँ के बच्चे वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। कुछ मसाइल ऐसे भी हैं, लेकिन मैं इस पे भी राजी रहती हूँ कि कम से कम उर्दू मीडियम में पढ़ें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल जिंदा रहे तो गवर्नमेंट के रजिस्टर में उर्दू पढ़ने वालों की तादाद, उर्दू की मादरी जबान की हैसियत से कितने लोग कबूल करते हैं। हम क्यों कहते हैं कि जब आप इलेक्शन के लिए अपना नाम लिखते हैं, वोटर लिस्ट में लेते हैं, तो अपनी मादरी जबान लिखिए। उसी तरीके से उर्दू की तादाद अगर आपको बताना है मादरी जबान की, तो आपका बच्चा उसी जबान में पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उर्दू के स्कूल के बच्चे हमेशा कन्नड़ में फेल होते हैं, कभी उस्मानिया दौर में पढ़ने वाले या हमारे दौर में पढ़ने वाले कन्नड़ में नहीं फेल हुए। अब क्यों फेल होते हैं? ये अपनी खामियां हम दूर कर लें तो कोई भी मायूब बातें हैं, जैसा कि मुल्ला साहब ने कहा, हम मॉडल पेश कर सकते हैं। I, Saima Farheen, and I, Akhila Bibi, from Al-Amin Institute of Information Science, we present you our project named Scam Alert. So, हमारा प्रोजेक्ट जो है आजकल जो होने वाले स्कैम्स हैं उसके बारे में बताता है। जैसे आप ले लो कि हाँ, जैसे आपको कभी भी कहीं से भी आजकल कॉल्स आते हैं कि हाँ आपके बैंक में 10,000 रुपए की लॉटरी आई है आपको, तो आपके बैंक डिटेल्स दीजिए, ऐसा आया है आपको। बेसिकली ऐसा होता है कि एक स्कैमर जो है कुछ लोगों को, ज्यादातर जो है 50+ लोगों को या फिर 40 साल से पहले लोगों को कॉल करते हैं। बिकॉज जो अगर कम उम्री है तो आजकल के जमाने में सबको पता रहता है कि क्या स्कैम चल रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी आर अलर्ट अबाउट न्यू क्राइम्स एंड ऑल। लेकिन जो ज्यादा उम्र के हैं तो उनको पता नहीं चलता कि ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं करके। तो आजकल जो है ऐसे स्कैम्स बहुत बढ़ रहे हैं कि दे विल गेट अ कॉल, उनको एक कॉल आता है और उनको बोलते हैं कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं वो समझते हैं कि अच्छा आ रही है इनकम तो ले लेते हैं करके वो अपना CVV नंबर दे देते हैं या फिर OTP दे देते हैं या फिर कभी कभी तो पासवर्ड भी दे देते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। तो हमने इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये स्कैम होता है, और हम दो किरदारों के डिफरेंस बताएंगे आपको कि हमारा एक किरदार है इलीट पर्सन, जिसका मतलब है जो लोग आजकल के टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं, और एक है विक्टिम, जिसका जो लोग हैं जिनको पता है क्राइम्स के बारे में, पता नहीं है ये क्राइम्स के बारे में। तो हम एक कॉल रिकॉर्डिंग दिखाएंगे जहां ये स्कैमर जो है पहले ये इलीट पर्सन को कॉल करेगा, फिर ये स्कैमर जो है विक्टिम को कॉल करेगा, और इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे कि कौन जाल में फंसता है और कौन नहीं। तो ये रिकॉर्डिंग है स्कैमर और इलीट पर्सन के बीच में, जिससे ये सब इन्फॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी के बारे में। हेलो, congratulations sir, you have won a cash prize of 50,000 from our special customer loyalty program. Hello, I know this is a scam, don't try to. तो आपने देखा जब कॉल इलीट पर्सन को गया, मतलब जो लोग इससे वाकिफ हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ कॉल रख दिया कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अब हम ये देखते हैं कि जब कॉल विक्टिम को जाता है, मतलब ये लोग जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना पता नहीं, तो तब क्या होता है। Hello, Congratulations ma'am, you have won us 50,000 from our bank lucky draw contest. oh, is it? Go ahead. Just a simple verification. Please share your account number and CVV so we can transfer the money. Sure, my CVV is 655. तो जैसे ही CVV नंबर आता है तो हम ये पर्दा खोलते हैं कि CVV नंबर लीक 655 लीक हो गया है, जिसे हमने रेड पर्दे का इस्तेमाल किया है जो देता है डेंजर का सिग्नल। तो अब हम दिखाते हैं इसका नेक्स्ट कन्वर्सेशन। Now I just need your online banking password to complete the process. But isn't that confidential? Oh, don't worry. This is just for verification. Without it, we cannot process the transaction. No, I don't think so I can share that. No problem. You will receive an OTP in a few seconds. Just share that OTP with me and now, and the 50,000 will be transferred instantly. Oh, I got that. The OTP is 2765. Great. तो अब स्कैमर ने जो है OTP पूछा, पहले उसने पासवर्ड पूछा, लेकिन पासवर्ड तो एक कॉमन सेंस है ना कि हम किसी को भी पता होता है कि पासवर्ड हाँ शेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन
ओटीपी तो सबको दे सकते हैं। अब हमारे घर में डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी से कॉल आया है तो हम क्या करते हैं, ओटीपी तुरंत शेयर कर देते हैं। तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि ओटीपी से इतना फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए जब वो ओटीपी मांगता है तो ये तुरंत अपना ओटीपी दे देती है, जिससे क्या हमने ये लिखा है कि ओटीपी रिवील्ड स्कैमर हैज एक्सेस टू द बैंक अमाउंट 40,000 विड्रॉन। तो ऐसे हो रहा है, द मोमेंट यू गिव द ओटीपी द स्कैमर हैज एक्सेस टू द बैंक एंड द एंटायर अमाउंट ऑफ योर बैंक इज ट्रांसफर्ड। तो इससे हम ये कहना चाहते हैं कि अपडेट रेगुलरली, अपडेट योर पासवर्ड्स, कीप 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन चाहते हैं। 2 स्लोगन्स है हमारे जो कहता है अपडेट रेगुलरली, सिक्योर एंडलेसली और मॉडर्नाइज योर डिफेंस, अपडेट टू प्रोटेक्ट। थैंक यू सो मच। आलमीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज से एमएससी की तालिबात हैं। इन्हें बता दिया गया था कि कंपटीशन में आना है, मगर इत्तेफाक क्या हुआ उसका पस मंजर पूरा नहीं मालूम था। ये कंपटीशन के तौर पे आई हुई थी, तो मैंने अजीजुल्लाह बेग साहब से कहा था इससे मुतालिक आपको तासुरात पेश करना है और अपने फैसले से मुताला भी करना है। तो मैं अजीजुल्लाह बेग साहब से ख्वाहिश करती हूँ कि 1-2 पल के लिए आए और अपने तासुरात पेश करें। आपने देखा कि अलमीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से 2 तालिबात अपना एक मॉडल तैयार करके लाई है। ये इंफॉर्मेटिव है, लेकिन इस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं वो कई तरह के हो रहे हैं, उसकी एक किस्म नहीं है, तरह तरह के स्कैम हो रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि आपको इनाम मिला है या कुछ हुआ है, या फिर ये कि आपको मदद किया जा रहा है किसी खास तकरीब के लिए, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तरह तरह के स्कैम हो रहे हैं। उसके बारे में सबसे पहले तो बच्चों को, तलबा और तालिबात को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है कि स्कैम किस तरह हो रहे हैं। एक दूसरा ये कि इन चीज़ों को, जैसा अल्लाह साहब ने अभी कहा कि इसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या वसाइल हम पैदा कर सकते हैं, किस तरह उसको आवाम तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से भी इश्तिहारात जारी हुए हैं कि अवाम ऐसे धोखे न खाएं, इस तरह के स्कैम से बचें और उससे किस तरह बचना चाहिए उस पर भी मालूमात दी जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आजकल हम अखबार पढ़ते नहीं हैं, बहुत कम लोग अखबार पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर नौजवान तबका ज्यादा उसकी तरफ माइल रहता है। सीनियर अफराद जो हैं वही इसका शिकार हो रहे हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स या रिटायर्ड आदमी, बहुत से खास बड़े अच्छे ओहदों पर जिन्होंने काम किया है और रिटायर होकर घर बैठे हैं, उन लोगों ने लाखों रुपए इसमें गंवाए इस तरह के स्कैम्स में। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है, मैं इसकी सताइश करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं इन बच्चों को, और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह इस काम को आगे बढ़ाएं और इसको किस तरह मुश्तहर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसके बारे में जरूर सोचें। शुक्रिया सर। क्योंकि ऐलान के बावजूद भी सिर्फ आलमीन की एक टीम मौजूद थी, इसलिए सोचा गया कि सिर्फ तालुके के असातिज़ा मौजूद है, हमें पेश किया जाए। मैं उन्हें आप तमाम से ख्वाहिश करती हूँ कि इस बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जरूर अपने तालीम में जाए। मौजूद है सैयद फवादुल्लाह साहब और फिरदौस साहिबा मौजूद हैं, तो मैं उनसे ख्वाहिश करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। जो मुझे बोला गया कि आप कुछ सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स भी आप सुनाओ, तो सेल्फ डिफेंस से ज्यादा मैं वुमेन सेफ्टी के बारे में बोलने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। मेरे साथ फिरदौस बानो मैम है, वो सेल्फ डिफेंस में माशाल्लाह पिछले 10-12 साल से वक्त निकाल अपने मसरूफिया वक्त ने निकाल को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग सीखने आ रही। उन्होंने जब आए थे उन्होंने एक ही बात बोली, भाई मेरे वास्ते से ज्यादा मेरे जो स्कूल से या मेरे जो फैमिली में कनेक्टेड हैं उनको सबको मैं सिखाना करको एक
ऑब्जेक्टिव लेको है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव रख लेको आज तक भी उन्होंने सीख लेको माशाल्लाह आप ब्लैक बेल्ट सेकेंड एंड जो करीबन 10 बेल्ट के बाद आती है वो लेको माशाल्लाह सीख लेको ही। मेरा नाम सैयद फवादुल्लाह, मैं वर्ल्ड फुनोकोशी शोटोकान कराटे ऑर्गेनाइजेशन साउथ इंडिया रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कम्युनिस्ट एक्ट में, और 20-22 साल से इस फील्ड में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग अलग अलग स्कूल को, यूनिवर्सिटीज को, अलमिन स्कूल में मैं करीबन बहुत साल से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में भी दे लेता हूँ, शायद मुझे वहां पहचान दिया। इस बार मुझे हॉस्कोटे में एक अलमिन स्कूल है, उसमें मुझे सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग कराने का से लेके गए थे, शायद उन्होंने फाजिल भैया, अफजल भाई उन्होंने मुझे पर्सनली लेकर जाकर एक ट्रेनिंग करा उधर। और लिंक बैक टू सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हमें जो वुमेन्स में देती, अब मार्च 8 को वर्ल्ड वुमेन्स डे करके एक सेलिब्रेट होता है, हर मार्च 8 वुमेन्स डे को हमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कॉर्पोरेट कंपनीज में, बल्ला के कंपनीज में देती। वो छोड़कर हर एक महीने में एक ना एक यूनिवर्सिटीज में हमारा सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम होता है। क्या सिखाती है इसमें सेल्फ डिफेंस में बोले तो, जो वुमेन जो इंडिपेंडेंटली स्कूल से घर या कॉलेज से या जॉब से जो भी जाती, जो बेस्ट बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सीख को उनको कोई भी अनसर्टन सिचुएशन में उन्होंने एड्रेस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने जा रही पीछे से कोई अनजाना आदमी या कोई भी उनके पर्स छीनना चाहे या कुछ हाथ रखना चाहे या कुछ भी करना चाहे, तो उनका रिएक्शन क्या होना। आपका नाम सर? सैयद मोइनुद्दीन। माशाल्लाह से नहीं, कुछ नहीं करें। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ हाथों से दिखाऊं या हवा में बोलूं मालूम नहीं पड़ेगा, तो कोई तो होना चाहिए कि कुछ करूं तो क्या करना है, बराबर। तो अभी फॉर एग्जाम्पल कोई हाथ शेक करते हैं, ठीक है, तो जनरली अगर कोई आगे वाला हाथ ना छोड़े तो हम क्या करेंगे, ये हाथ से इस्तेमाल करेंगे मारने की या कोशिश करने की या खींचने की, या पैर इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, बराबर, हाँ कि ना, बराबर। तो आप बोले सर अगर आप अपने हाथ पकड़ रहा हूं तो जनरली क्या क्या कर सकते हैं आप? हमें मार सकते हैं, हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट, और भागने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। तो ये जनरली है। तो सेल्फ डिफेंस में हम थोड़ा टेक्निकली वे दिखाते हैं जिससे कि अपोनेंट का जो प्रेशर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल, हाँ इन्होंने हाथ पकड़ा है, बराबर, तो मैं खींचूं या ठेलूं या मारूं, ये कॉमन चीज। ये छोड़ के अपना दायां पैर आप पकड़ के रहिए कि देखना चाहिए कि एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। राइट साइड, ओके, ठीक है। अगर मार भी हूं तो फीमेल है तो आउटसाइड बॉडी, लेकिन हम फिजिकली थोड़ा कंपैरेटिवली लेस चलते हैं। अगर मारते हैं तो वो मार भी ले लेगा लेकिन छोड़ेगा, अगर इंटेंसली वो पकड़ा है तो, बराबर। मैं आपको हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूं, आप देखिए अगर छुड़ा सकते हैं क्या 3 सेकेंड नहीं, आप पकड़िए, ठीक है। ये हाथ ही यूज करना है लेकिन मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए, ठीक है। कोई काउंट कर सकते हैं, देखते हैं, आप टाइट पकड़िएगा सर, कोई भी काउंट करेंगे 1। तो उसी हाथ को अपने ही हाथ में देना और कॉम्प्रोमाइज करना। उनका बॉडी जो पोस्चर होता है अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, कितना भी घट हो इंसान, अगर पकड़े कितना भी घट हो, ये जब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो पावर रिलीज हो। Thanks for at least one lady clapping. That will motivate us to do more. Okay. हम क्या करेंगे, पहले तो हम घूमेंगे, वरना हम छुड़ाने की कोशिश करेंगे, वरना अगर कुछ करते हैं तो ये फटने के चांसेस हो, ठीक है। अगर वो इंटेंशनली कर रहे हैं तो वो बहुत हार्ड रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे सेफ्टी टेक्निकली ये हाथ को इधर ही पकड़ना है, ये हाथ को सर आप आराम से नहीं करते, आप घट पकड़िए, आप ये हाथ अगर सिंपली
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.